हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो बालको? तो आज हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 13 और उसका पार्ट नंबर 6। चैप्टर नंबर 13 का पार्ट नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं। 5 हमने पढ़ा था, 6 नंबर पार्ट पढ़ते हैं। 5 नंबर पार्ट में हमने पढ़ा था संक्रामक और असंक्रामक कारक के बारे में। एक कुछ याद है आपको? तो पेप्टिक वर्ण के बारे में पढ़ा था। दो बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में रहने वाले। एक का नाम था रॉबिन वॉरेन, दूसरे का बेरी मार्शल। उन्होंने पेप्टिक वर्ण रोग के बारे में ये बताया कि ये रोग HCl से नहीं होता, अमाशय में एक अम्ल होता है उससे नहीं होता। ये रोग होता है हेलिकोबैक्टर पाइलेरी नामक जीवाणु के कारण। इसकी हमने प्रतिजैविक एंटीबायोटिक भी बना ली थी जिसके कारण इस रोग को ठीक किया जा सकता है। तो ऐसे बहुत से कारण हैं, चरण हैं जिनके द्वारा हम बता सकते हैं कि कौन सा रोग है वो किस कंडीशन में होता है। अच्छी जानकारी मिली थी हमें। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं कि उससे आगे क्या है। डिस्क्रिप्शन की बात करें तो सबसे पहला टॉपिक आज 13.3 है जिसका नाम है संक्रामक रोग। फिर उसके नीचे टॉपिक दिया गया संक्रामक कारक। हम संक्रामक कारक के बारे में पढ़ते हैं कि संक्रामक कारक क्या होते हैं। चलो सभी बच्चे ध्यान देते हैं। हमने देखा कि सजीव जगत की संपूर्ण विविधता को कुछ ही वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। सजीव जगत की विविधता को, दुनिया में जितने प्रकार के सजीव हैं उन्हें कुछ ही वर्गों में बांटा जा सकता है। और ये वर्गीकरण तो हम पहले की क्लासों में पढ़कर आए हैं। पहले के जो वीडियो थे 5वें 6ठे 7वें पाठ के जो वीडियो आपने देखे ही होंगे, उसमें हम सारा क्लासिफिकेशन पढ़कर आए हैं। विभिन्न जीवों का वर्गीकरण कुछ सामान्य गुणों के आधार पर करते हैं। जीवों का वर्गीकरण किस आधार पर करते हैं? कुछ गुणों के आधार पर करते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले जीव इसमें से अनेक वर्गों के अंतर्गत आते हैं। ऐसा तो नहीं है कि रोग के आधार पर बांटा था, नहीं। हमने तो उनको अलग अलग लक्षणों के आधार पर बांटा था। रोग फैलाने के आधार पर तो किसी को नहीं बांटा था। रोग उत्पन्न करने वाले जीव इनमें से अनेक वर्गों के अंतर्गत आते हैं। इनमें से कुछ वायरस, कुछ बैक्टीरिया, कुछ फंजाई यानी कवक। वायरस का मतलब विषाणु, बैक्टीरिया का मतलब जीवाणु, फंजाई का मतलब कवक, और कुछ एक कोशिक जंतु अथवा प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ में आपको याद है अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है। प्रोटोजोआ संघ के सदस्य पढ़ा था ना हमने। प्रोटिस्टा जगत कुछ याद है तो आपको। तो ये चीज़ क्या होती हैं, ये जो मैंने नाम लिखे, इसमें लिखे हुए नाम है पहले से, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, एक कोशिक जंतु या प्रोटोजोआ, ये रोग फैलाते हैं। तो रोग फैलाने वाले कारक ही तो संक्रामक कारक कहलाते हैं, जो एक आदमी से दूसरे आदमी में रोग को फैला देते हैं। हम ऐसे कारकों को संक्रामक कारक कहते हैं। ये संक्रामक कारक हैं, वो रोग फैलाते हैं। तो हमें इस पर थोड़ी सी चर्चा करनी है। तो रोग कौन कौन फैला सकते हैं सूक्ष्म जीव में? वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, एक कोशिक जंतु यानी यूनिसेलुलर, और प्रोटोजोआ। कुछ रोग बहुकोशिक जीवों जैसे अनेक प्रकार की कृमि से भी हो सकते हैं। कृमि का आपको याद है तो कृमि विज्ञान हमने पढ़ा था, कृमिनोलॉजी, जिसको वर्मोलॉजी कहते हैं। जैसे कि प्लेटी हेलमिंथीज के सदस्य, एसके हेलमिंथीज के सदस्य, ये भी हमने पढ़ा था। तो सारे सूक्ष्म जीव रोग फैलाएं जरूरी नहीं, कुछ बड़े जीव भी हैं वो रोग को एक आदमी से दूसरे आदमी में फैला सकते हैं। वायरस से होने वाले सामान्य रोग खांसी, जुखाम, इन्फ्लुएंजा, डेंगू बुखार, एड्स आदि हैं। तो कौन सा रोग किसके कारण होता है? वायरस से होने वाले रोग खांसी हैं, जुखाम है, इन्फ्लुएंजा, डेंगू बुखार है। एक है एड्स। तो एड्स नाम आया तो एड्स की फुल फॉर्म लिखिए सभी बच्चे। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स की फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो ये आपका बन गया क्या? एड्स। इसकी फुल फॉर्म लिखना, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये एक वायरस से होता है, उस वायरस का नाम होता है HIV।
HIV वायरस का नाम क्या लिखेंगे? ह्यूमन इम्यूनो वायरस, HIV की फुल फॉर्म। एक वायरस है, आगे क्लासों में पढ़ेंगे आप कि किस प्रकार से एड्स रोग होता है, HIV वायरस किस प्रकार से इन्फेक्टेड करता है, कैसे एड्स होता है, क्या उसके दुष्प्रभाव हैं। फिलहाल आप इतना ध्यान में रखेंगे कि एड्स रोग है वो जननांगों की वजह से हो सकता है, असुरक्षित यौन संबंधों की वजह से हो सकता है। यदि किसी आदमी की एड्स है, उसका ब्लड यदि स्वस्थ व्यक्ति में चढ़ा दिया जाए तो एड्स हो सकता है। यदि किसी माँ के एड्स है और उसने अपने बच्चे को जन्म दिया तो उस बच्चे के एड्स हो सकता है। तो कई कारण एड्स के हैं, लेकिन जो वायरस के कारण फैलता है उस वायरस का नाम HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। तो वायरस से भी जो रोग होने वाले हैं आपको याद रखना है। कई बार ये क्वेश्चंस पुटअप होता है, ये पूछा जाता है कि 2 रोगों के नाम बताइए जो वायरस से होते हैं, 2 रोगों के नाम बताइए जो बैक्टीरिया से होते हैं, जो फंजाई से होते हैं, सब बताने हैं आपको। तो पहला सवाल यहाँ पर क्या है? 2 रोगों के नाम जो वायरस से होते हैं। तो बहुत सारे रोग के नाम बता सकते हो ना। पहला खांसी जुकाम, दूसरा इन्फ्लुएंजा, डेंगू बुखार और एड्स। कुछ रोग जैसे कि टाइफाइड बुखार, हैजा, क्षय रोग, क्षय रोग का दूसरा नाम TB है, लिख रखा नीचे, एवं एंथ्रेक्स बैक्टीरिया द्वारा होते हैं। तो बैक्टीरिया यानी जीवाणु द्वारा होने वाले रोग भी आपको याद रखने हैं कि वे कौन से रोग हैं जो जीवाणु द्वारा होते हैं। तो बैक्टीरिया द्वारा होने वाले रोग भी आपको बताने हैं। ऊपर वाले वायरस से होने वाले थे, और बैक्टीरिया से क्या बताएंगे? टाइफाइड है, हैजा है, क्षय रोग है, एंथ्रेक्स है, आदि किससे होते हैं? बैक्टीरिया से होते हैं। बहुत से सामान्य त्वचा रोग विभिन्न प्रकार की फंजाई द्वारा होते हैं। त्वचा स्किन डिजीज जैसे कि खुजली किसके द्वारा होती है? फंजाई। और फंजाई शब्द का क्या अर्थ है? कवक, कवक से हो सकते हैं। तो फंजाई से भी रोग होते हैं, जैसे कि त्वचा संबंधित जब खुजली का बात की जाए, जैसे कि दाद है वो फंजाई से होता है, रिंग गार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। दाद है, खुजली है, ये फंजाई से, कवकों से होते हैं। प्रोटोजोआ से मलेरिया, कालाजार नामक रोग हो जाते हैं। तो मलेरिया और कालाजार रोग किसके द्वारा फैलते हैं? प्रोटोजोआ के द्वारा। इसके अलावा देखो क्या है, हम आंतरकृमि संक्रमण से परिचित हैं। इसी प्रकार फिलपांव नामक रोग भी कृमि की विभिन्न स्पीसीज द्वारा होता है, हाथी पांव। तो यहाँ पर आपको जो मेन चीज़ याद रखनी है वो एक तो ये रखनी है कि कौन कौन से रोग फैला सकते हैं। वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई और प्रोटोजोआ, सभी के लिए एज ए होमवर्क रहेगा। ये सभी बच्चे इस वीडियो को बार बार पॉज करके ये सवाल लिखेंगे। और पहला सवाल, वायरस से होने वाले रोगों के नाम बताओ, बैक्टीरिया से होने वाले रोगों के नाम बताओ, फंजाई से होने वाले रोगों के नाम बताओ, और प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों के नाम बताओ। सभी बच्चे ये सवाल लिखेंगे और उसके उत्तर, क्योंकि आगे की जाकर आगे की क्लासों में कंपटीशन के जो एग्ज़ाम है, प्रतियोगी परीक्षाएं जो है, वहाँ पर आपको ये चीज़ें याद रखनी है, क्योंकि जनरल साइंस पूछी जाती है, इसलिए आपकी साइंस बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो ये आपको याद रखना है। तो वायरस से होने वाले रोगों में बेटा क्या था? खांसी, जुकाम, इन्फ्लुएंजा, डेंगू बुखार, एड्स। बैक्टीरिया से होने वाले में क्षय रोग है, हैजा है, टाइफाइड है, एंथ्रेक्स है। फंजाई से होने वाले त्वचा है या दाद है, त्वचा संबंधी रोग। प्रोटोजोआ से मलेरिया और कालाजार। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ये क्यों महत्वपूर्ण है कि हम संक्रामक कारकों के इन वर्गों के विषय में सोचते हैं? ऐसा क्यों हुआ भाई, क्यों सोचते हैं? क्योंकि जिनके बारे में जानकारी होगी तो फिर रोग को ठीक करने में उतना ही कम समय लगेगा। इसका उत्तर यह है कि ये वर्ग उपचार की विधि निर्धारित करते हैं। इन वर्गों के प्रत्येक सदस्य के जैविक गुणों में समानता है, जैसे कि वायरस और बैक्टीरिया। रोग अलग अलग प्रकार के फैला सकते हैं, लेकिन इतनी कोई असमानता भी नहीं है। बैक्टीरिया और वायरस हैं वो लगभग एक जैसे ही हो सकते हैं दिखने में, कुछ डिफरेंस होते हैं, बहुत डिफरेंस होते हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि दोनों ही सूक्ष्म जीव हैं, एक तरह के से रोग फैलाते हैं, बट दोनों की संरचना अलग अलग होती है, काफ़ी अलग अलग होती है। उदाहरणतः सभी वायरस परपोषी की कोशिकाओं में रहते हैं, लेकिन बैक्टीरिया में ऐसा कमी होता है। वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई में गुणन अत्यंत तेजी से होता है। गुणन का मतलब क्या होता है? उनकी संख्या में बढ़ना।
वायरस और बैक्टीरिया और फंजाई में गुणन क्या होता है? तेज़ी से, यानी 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 इनकी संख्या है वो सजीव के शरीर में जाने के बाद में तेज़ गति से बढ़ती है। अब आगे बुक में देखो कुछ बैक्टीरिया के डायग्राम। बेटा ये देखो एक बैक्टीरिया का डायग्राम बना हुआ है। ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो एक वलय में रहते हैं जुड़े हुए। इस चित्र के नीचे क्या लिखा है? संक्रमित कोशिका से बाहर निकलते हुए सारस बैक्टीरिया चित्र में तीर द्वारा इंगित किए गए हैं। चित्र में सफ़ेद रेखा 500 नैनोमीटर माप को दर्शाती है, जो 1 माइक्रोमीटर का आधा है। 1 माइक्रोमीटर 1 मिलीमीटर के 1000वें भाग के बराबर है। ये माप चित्र इस बात को दर्शाता है कि हम कितनी सूक्ष्म वस्तुओं को देख रहे हैं। सोजन ने इमर्जिंग इन्फेक्शन डिसीज CDC USA का एक जर्नल। ये बैक्टीरिया बहुत सूक्ष्म आकार के हैं। 500 नैनोमीटर का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ इतनी सूक्ष्म है कि खुली आंखों से तो क्या उसे माइक्रोस्कोप से देखने में भी तकलीफ होती है, आसानी से नहीं देखा जा सकता। तो इनके लिए तो सूक्ष्मदर्शी भी बड़ी अजीब प्रकार की होती हैं, उनसे देखा जा सकता है। तो इन चीज़ों से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बैक्टीरिया और वायरस का आकार कितना सूक्ष्म होता है, ये कितने सूक्ष्म जीव होते हैं, कितने छोटे आकार के जीव होते हैं। कुछ और डायग्राम्स हैं, ये जो येलो कलर में हैं ये स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया के हैं, जो मुहांसों के कारक हैं। हमारे शरीर का जो मुंह वाला हिस्सा है उस पर छोटी छोटी गुमड़ी जैसी स्ट्रक्चर या छोटे छोटे दाने जैसी जो संरचनाएं हो जाती हैं, वो किस बैक्टीरिया के कारण होती हैं? याद रखना, स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया के कारण मुहांसे होते हैं। ऊपर बाईं ओर की ओर रेखा में 5 माइक्रोमीटर माप को दर्शाती हैं। ये जो येलो कलर में आपको नज़र आ रहे हैं, थोड़ा सा मैं और जूम कर ले रहा हूँ इसको। ये सारे बैक्टीरिया कैसे हैं बेटा? ये मुहांसे फैलाते हैं, मुंह के अंदर छोटी छोटी स्ट्रक्चर बना देते हैं मुंह के बाहर। बैक्टीरिया का नाम क्या है? स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया, याद रखना। अब इससे आगे भी बहुत सारे बैक्टीरिया का डायग्राम है। देखो ये एक विशाल और विचित्र प्रकार के बैक्टीरिया हैं। ये बैक्टीरिया से बड़ा कुछ प्रोटोजोआ के एनिमल्स इसमें दिखाए गए हैं। डायग्राम को अच्छे से देखिए। डायग्राम के नीचे लिखी बात को पढ़ते हैं। प्रोटोजोआ ट्रिप्नोसोमा ये निद्रालु व्याधि का कारक है। व्याधि शब्द कहते हैं रोग को जिसमें नींद आती है, निद्रा रोग। अफ्रीका में ज़्यादा होता है ऐसा बता रहे हैं। ट्रिप्नोसोमा को तस्त्रीनुमा लाल रक्त कणिकाओं के साथ, कोशिका के साथ प्रदर्शित किया गया जिससे आपको उसके आकार का पता चल सके। कॉपीराइट ओर्गेस हेल्थ एंड साइंस यूनिवर्सिटी US यूनाइटेड स्टेट, वहाँ से ये फ़ोटो लिया गया है जो प्रकाशित किया गया है। ये इसमें ट्रिप्नोसोमा या प्रोटोजोआ के कुछ प्राणी हैं जिसका नाम ट्रिप्नोसोमा है। ये निद्रा रोग फैलाते हैं, अफ्रीकी निद्रा रोग भी आप इसको कह सकते हैं। तो हमने वायरस का डायग्राम देखा, बहुत सूक्ष्म होते हैं। हमने बैक्टीरिया का देखा, बहुत सूक्ष्म होते हैं। प्रोटोजोआ के प्राणी हमने देखे, वो भी बहुत सूक्ष्म होते हैं। तो सूक्ष्म जीव हैं वो रोगों को फैला सकते हैं, और उसका एक कारण ये है कि ये रोग हमें आसानी से खुली आंखों से दिखाई नहीं देते, इसलिए पता नहीं चलता कि कब कोई बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोआ के प्राणी हैं हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर गए। रोग जब फैलाते हैं तब पता चलता है कि ये वायरस है या ये बैक्टीरिया है, जब जांच करते हैं तब माइक्रोस्कोप से, अंडर माइक्रोस्कोप। तो इतने सूक्ष्म होने के कारण हमें पता नहीं चलता। चलिए कुछ और चीज़ें के बारे में अध्ययन करते हैं, क्या दिया गया है। ये देखो रेड कलर में भी कुछ शो कर रहा है। इसमें भी एक प्रोटोजोआ, ये लिस्मानिया है। देखते हैं आगे क्या है। डायग्राम के नीचे ये बात लिखी हुई है, लिस्मानिया कालाजार व्याधि कारक प्रोटोजोआ है। ये भी एक प्रोटोजोआ का डायग्राम है। ये जीव अंडाकार तथा प्रत्येक में एक चाबुक नुमा संरचना होती है। विभाजित होते जीव को तीर द्वारा दर्शाया गया है। ये देखो एक जीव से दूसरा जीव बन रहा है। जब जीव में डिवाइडेशन होता है, विभाजित हो रहा है, उसकी कंडीशन का डायग्राम आपके सामने बना हुआ है। ये एक प्रोटोजोआ है जिसका नाम लिस्मानिया है, और लिस्मानिया काला आजार रोग फैलाता है। इससे पहले हमने ट्रिप्नोसोमा पढ़ा था ना, वो ट्रिप्नोसोमा क्या फैलाता? निद्रा रोग। तो ट्रिप्नोसोमा निद्रा रोग फैलाता है। ये डायग्राम लिस्मानिया का है जो कि काला आजार रोग फैलाता है, याद रखना बेटा। चलो इससे आगे देखते हैं, कुछ कंसेप्ट हैं क्या। लो भाई, एक और बैक्टीरिया दर्शाया जा रहा है यहाँ। ये कोई गोलकर्मी होगा शायद। देखो राउंड वर्म में है, एस्केरिस लगता है मेरे को। तो ये नीचे नाम भी एस्केरिस इसके लिखा हुआ है। एस्के हेलमिंथीज के सदस्य पढ़े थे, तो वो सूत्रकर्मी होते हैं ना, धागे के समान होते हैं। एस्के हेलमिंथीज पढ़ा था ना नॉन कोडेटा में, याद है? याद नहीं है तो एक बार दोबारा वीडियो को देखो।
एस्के हेलमिंथेस के सदस्य पढ़े थे हमने, एस्केरिस, वाउचेरिया, गोलकृमि या सूत्रकृमि। ये एक सफ़ेद रंग का गोलाकार या धागे समान क्या है, एक कृमि है जिसका नाम एस्केरिया लुम्ब्रिकॉइडिस है। छोटी आंत में होता है। 4 सेंटीमीटर के स्केल की माप एक वैश्य गोलकृमि के आकार के अनुमान के लिए है। ये बैक्टीरिया कहाँ रहता है बेटा, एस्केरिस नाम है इसका, सॉरी बैक्टीरिया नहीं है ये, एस्के हेलमिंथेस का एक कृमि है, क्योंकि बैक्टीरिया और वायरस से इसका आकार क्या है, बड़ा है। ये गोलकृमि है, बरसात के दिनों में देखने को मिलता है। ये कई प्रकार की बीमारियां हमारे बॉडी में अंदर फैलाता है। जबकि तुलनात्मक रूप से कृमि में गुणन, अच्छा पहले वाली जो लाइन थी, लास्ट वाली लाइन कहाँ खत्म हो रही थी कि वायरस, बैक्टीरिया और फंजाई में गुणन अत्यंत तेजी से होता है। वायरस हो चाहे बैक्टीरिया हो चाहे प्रोटोजोआ हो, इनकी संख्या में तेज़ गति से वृद्धि होती है। 2 से 4, 4 से 8, ये बहुत तेज़ गति से वृद्धि करते हैं। जबकि तुलनात्मक रूप से कृमि में गुणन मंद होता है। ये जो कृमि होते हैं ना, ऐसे वाले जो ऊपर देखा हमने एस्केरिस जो गोल कृमि था, इनमें गुणन यानी इनकी संख्या थोड़ी धीमी गति से बढ़ती है। वर्गीकरण के अनुसार सभी बैक्टीरिया एक दूसरे से वायरस की अपेक्षा अधिक निकट होते हैं। तो बैक्टीरिया की जो संरचना है, जो शेप एंड साइज़ है, वो किसके लगभग बराबर होती है, बैक्टीरिया की साइज़ हमेशा वायरस के लगभग बराबर होती है, लेकिन कृमि का आकार बहुत बड़ा होता है। ये साइज़ में कृमि जो होते हैं वो बड़े होते हैं। ऐसा वायरस में भी होता है। इसका अर्थ यह है कि अनेक जैव प्रक्रियाएं सभी बैक्टीरियाओं में समान होती हैं। जैव प्रक्रियाएं यानी गुणन करने की जो कैपेसिटी है वो सब बैक्टीरियाओं में लगभग क्या होती है, मल्टीप्लाई करने की जो कैपेसिटी है वो सब में इक्वल होती है। लेकिन वायरस वर्ग से भिन्न होंगी। इसके अच्छा कोई भी बैक्टीरिया वो वायरस के जैसा हो तो सकता है, लेकिन उसके अंदर की क्रियाएं हैं वो क्या होती हैं, अलग अलग। इसके परिणाम स्वरूप औषधि जो किसी वर्ग में किसी एक जैव प्रक्रिया को रोकती है, तो ये उस वर्ग के लिए अन्य सदस्यों पर भी रोकती है, इस प्रकार का प्रभाव डालेगी। तो यदि कोई औषधि एक जैसे बैक्टीरिया को कंट्रोल करती है तो एक जैसे सभी बैक्टीरिया को कंट्रोल में कर सकती है, लेकिन वही औषधि अन्य वर्ग से संबंधित रोगाणु प्रभाव नहीं डालेगी। इसका क्या मतलब हुआ, यदि आपके शरीर में कोई बैक्टीरिया है और आप वायरस की दवाई डाल रहे हो तो काम करेगी क्या, नहीं करेगी। लेकिन हो सकता है बैक्टीरिया से एक बैक्टीरिया की दवाई डाल रहे हो, दूसरा प्रकार का बैक्टीरिया है, तो जो दवाई बैक्टीरिया के लिए बनी है वो तो उस जैसे दूसरे बैक्टीरिया पर काम करेगी, लेकिन बैक्टीरिया की दवाई वायरस पर कैसे काम करेगी, या वायरस की दवाई बैक्टीरिया पर कैसे काम करेगी, नहीं करेगी, भले ही चाहे वो एक जैसे कितने ही क्यों ना हो। तो अलग अलग प्रकार की बैक्टीरिया होती हैं। तो एक मेडिसिन है या वो दूसरे वायरस पर काम नहीं कर सकती, दूसरे बैक्टीरिया पर भी काम नहीं कर सकती। हम एंटीबायोटिक का ही उदाहरण लेते हैं। वे सामान्य बैक्टीरिया के महत्वपूर्ण जैव रासायनिक मार्ग को बंद कर देते हैं। एंटीबायोटिक, जब हम रोगी होते हैं, हम बीमार पड़ते हैं तो एंटीबायोटिक लेते हैं, प्रतिजैविक जिसको कहते हैं। ये बैक्टीरिया के महत्वपूर्ण जैव रासायनिक मार्ग को बंद कर देते हैं। बैक्टीरिया हमारी बॉडी में गुणन कर रहा है, उनकी संख्या बढ़ रही हैं, तो यदि हम एंटीबायोटिक लेते हैं तो उनकी जो क्रियाएं हैं बैक्टीरिया की 2 से 4, 4 से 8 होने की जो गुण है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा, हम स्वस्थ हो जाएंगे। उदाहरणतः बहुत से बैक्टीरिया अपनी रक्षा के लिए कोशिका भित्ति बना लेते हैं। बैक्टीरिया सेल वाल का निर्माण कर लेते हैं अपनी रक्षा के लिए। पेनिसिलिन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम का वैज्ञानिक था, इसने पेनिसिलियम नोटेटम से इसकी खोज की थी। एक प्रकार का एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति बनाने वाली प्रक्रिया को बाधित कर देती है। तो जब पेनिसिलिन हमारी बॉडी में डाला जाएगा तो हमारी बॉडी में जो बैक्टीरिया पहले से हैं वो अपने चारों ओर कोशिका भित्ति नहीं बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि पेनिसिलिन कोशिका भित्ति बनाने के गुण को नष्ट कर देगी। तो बैक्टीरिया का जो गुण है ना बढ़ने का, वो खत्म हो जाएगा वहीं। इसके परिणाम स्वरूप बैक्टीरिया कोशिका भित्ति नहीं बना सकते। जब बैक्टीरिया कोशिका भित्ति नहीं बना सकते तो वे सरलता से मर जाते हैं। मानव की कोशिकाएं कोशिका भित्ति नहीं बना सकती, इसलिए पेनिसिलिन का प्रभाव हम पर नहीं होता। तो एक बात ये भी याद रखना कि जब हम कोई मेडिसिन और दवाई लेते हैं तो वो रोग तो ठीक हो जाएगा, लेकिन कहीं उससे हमारा तंत्र तो खराब नहीं हो जाए, वो अंग तो खराब नहीं हो जाएगा, नहीं होता। क्योंकि पेनिसिलिन जैसी कुछ जो एंटीबायोटिक है वो सेल वाल को नष्ट करती हैं, कोशिका भित्ति को, और हमारे अंदर तो कोशिका भित्ति होती नहीं, तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पेनिसिलिन ऐसे सभी बैक्टीरिया को प्रभावित करेंगी जिनमें कोशिका
भित्ति बनाने की प्रक्रिया होती है। तो पेनिसिलिन का एक ही कार्य है, वो क्या नहीं करने देगी, वो कोशिका भित्ति नहीं बनाने देगी। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, इसका मुख्य कार्य बताइए स्टूडेंट्स। ये शरीर में कोशिका भित्ति नहीं बनाने देगी। तो पेनिसिलिन है वो रोग को ठीक कर देती है, लेकिन उसका हमारे शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में कोशिका भित्ति नहीं होती। बनाने की प्रक्रिया होती है। इसी प्रकार बहुत से एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के अनेक स्पीसीज को प्रभावित करते हैं, न कि केवल एक स्पीसीज को। लेकिन वायरस में ऐसा मार्ग नहीं होता, और यही कारण है कि कोई भी एंटीबायोटिक वायरस संक्रमण पर प्रभावकारी नहीं है। इसलिए बैक्टीरिया से होने वाले जो रोग हैं वो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं, क्योंकि उसकी हमारे पास मेडिसिन है, एंटीबायोटिक हैं। लेकिन वायरस से जो रोग होते हैं, क्योंकि वायरस में सेल वॉल नहीं होती, कोशिका भित्ति नहीं होती, तो वायरस यदि है हमारी बॉडी में और पेनिसिलिन देंगे तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए वायरस की जो बीमारियां होती हैं वो ज़्यादा घातक होती हैं, बजाय किसके बजाय? बैक्टीरिया के बजाय। तो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां तो बहुत जल्दी ठीक हो जाती हैं, लेकिन वायरस से होने वाली बीमारियां ठीक नहीं होती। यदि हम खांसी जुकाम से ग्रस्त हैं तो एंटीबायोटिक लेने से रोग की तीव्रता अथवा उसका समय अवधि कम नहीं होती। यद्यपि यदि वायरस संक्रमित खांसी जुकाम के साथ बैक्टीरिया संक्रमण होता है तब एंटीबायोटिक का उपयोग लाभदायक होगा, लेकिन फिर भी एंटीबायोटिक बैक्टीरिया संक्रमण पर ही उपयोगी होगा, न कि वायरस संक्रमण पर। तो एंटीबायोटिक हमेशा बैक्टीरिया से होने वाले रोगों को ठीक करती है, वायरस से होने वाले रोगों को ठीक नहीं करती। तो डियर स्टूडेंट, मेरे को ये बताइए कि कौन सी बीमारी ज़्यादा घातक होती है, जो बैक्टीरिया से होगी वो, या जो वायरस से होगी वो? वायरस से जो बीमारी होगी वो ज़्यादा घातक होगी। क्यों? क्योंकि वायरस के लिए एंटीबायोटिक काम नहीं करती। एंटीबायोटिक किसके लिए काम करती है? बैक्टीरिया के लिए। तो बताइए, एंटीबायोटिक है वो वायरस के लिए कैसे काम करेगी? क्योंकि एंटीबायोटिक है वो बैक्टीरिया की सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति बनने के गुण को नष्ट कर देगी। बैक्टीरिया 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 बनते हैं, उसमें कोशिका भित्ति बनती है। लेकिन जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक देंगे वो उनके शरीर में कोशिका भित्ति बनने ही नहीं देगी। जब कोशिका भित्ति ही नहीं बनेगी तो बताओ क्या होगा? बैक्टीरिया रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे, तो रोग ठीक हो जाएगा। लेकिन वायरस में कोशिका भित्ति नहीं होती तो वहाँ पर एंटीबायोटिक काम नहीं करती, जिसकी वजह से रोग गंभीर हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम इतना पढ़ेंगे। ये आपका चैप्टर नंबर 13